हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी जेक बोर्ड रांची के कॉमर्स क्लास 12 का जो फर्स्ट टर्म का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर महीना में, उसका जो मॉडल पेपर जारी किया है उन सारे मॉडल्स पेपर का मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशंस बताया करूंगा। यानी हम एक एक करके सारे मॉडल पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम बिजनेस स्टडी से शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडी के बाद मैं आपको अकाउंटेंसी का कंप्लीट करवाऊंगा, बीएमटी का कंप्लीट करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करवाऊंगा, ईटीपी का कंप्लीट करवाऊंगा, इंग्लिश का कंप्लीट करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो झारखंड एकेडमी काउंसिल के हैं और जो क्लास 12 का फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर महीना में, उनके लिए वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। आज हम सबसे पहले बिजनेस स्टडी का जो सेट 1 है उन सेट 1 को सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आप लोगों का जो एग्जाम होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, यानी टोटल 40 नंबर का आप लोगों का हर सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। जो हम आज जो मॉडल पेपर सोल्व करेंगे वो होगा हम लोगों का व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी। मैं आपको इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो हिंदी स्टूडेंट और इंग्लिश स्टूडेंट दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। और आई होप कि मॉडल पेपर के थ्रू ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आए और आप लोग बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम पास करें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको कोई भी आंसर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा उस आंसर जरूर बताऊंगा। और एकदम अच्छे तरीके से सीखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले मैं आपको अच्छा से समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेता हूं। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जूम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है, प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। प्रबंध क्या होता है? ऑप्शन ए कला है यानी आर्ट है, विज्ञान है यानी साइंस है, कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? राइट। प्रबंध जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों है। देखिए प्रबंध के जो कार्य होते हैं, बहुत सारे लोग प्रबंध कला के आधार पे करते हैं, अपने अनुभव के आधार पे करते हैं, और प्रबंध के काफ़ी सारे कार्य जो होते हैं वो विज्ञान के आधार पे भी किए जाते हैं। इसलिए प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों श्रेणियों में रखा गया है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है यानी आर्ट एंड साइंस बोथ है, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा गया है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, द फॉरमोस्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑफ। अगर देखो कोई भी देश अगर विकसित होता है या विकास करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा होना क्या जरूरी है? ऑप्शन ए भौतिक संसाधन की यानी फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, आर्थिक संसाधन की यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक की इफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए या इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी देश विकास करने के लिए ना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पे कुशल प्रबंध हो यानी एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम हो, क्योंकि मैनेजमेंट ही होता है जो कोई भी रिसोर्सेज को चलाने में मदद करता है। भारत जो है वो अभी तक एक विकासशील देश है क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेजमेंट सिस्टम अभी से ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ, इसलिए भारत भी एक विकासशील देश है। तो किसी भी देश को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है उसमें जी? कुशल प्रबंध की यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट। इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों को बताइए। सबसे पहले कुछ चीज़ों हेनरी फ्योल के बारे में जान लीजिए, ठीक है। हेनरी फ्योल जो थे उन्हें प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। और हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर यानी एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को बताने के लिए 14 प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया था। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है। दूसरी ओर F.W. टेलर जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। F.W. टेलर जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, जिनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। और जॉर्ज आर टेरी जो थे उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया था। और जॉर्ज आर टेरी ने वैज्ञानिक प्रबंध को बताने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया था, समय अध्ययन, थकान अध्ययन और गति अध्ययन। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल
का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल को किस नाम से जाना जाता है? तो हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत का पिता कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया? तो उन्होंने 14 सिद्धांतों को बताया था। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों को बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था जी? 14। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे कहा गया है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कितने कार्यों को बताया? देखो, जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के जो है वो 4 कार्यों को बताया था। ठीक है, ऐसे प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। कुंटज एंड ओडेनोल ने प्रबंध के 5 सिद्धांतों को बताया है, लेकिन FW टेलर के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत होते हैं? 4। प्रबंध के 4 कार्य होते हैं, यानी FW टेलर के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? 4 कार्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है नियोजन प्रबंध का ... चरण है। प्लानिंग इज द ... स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का कितना नंबर का स्टेप है? देखो, हम मैनेजमेंट के सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग एंड देयर आफ्टर कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले क्या आया जी? प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, आगे बोला गया है भारत में प्रबंध है। भारत में जो मैनेजमेंट है वो क्या है? मतलब आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासिता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था भारत एक विकासशील देश है। अब विकासशील देश है तो भारत के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इस प्रबंध का क्या है? इसमें आवश्यक है। ठीक है, आगे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक है। अभी मैंने आपको बताया था द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसे वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के नाम से जाना जाता है जी? जी हाँ, सही कह रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है सर FW टेलर को। तो इसका आंसर है सी। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछता कि प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है, तब उसका आंसर होता है हेनरी फ्योल, जिन्होंने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था जी? 14 सिद्धांतों को बताया था। ठीक है, आगे सर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती थी। वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट्स आर। पुराने समय में यानी वैज्ञानिक प्रबंध आने से पहले जो प्रबंध चलता था उस सिस्टम में जो लोगों को जो मजदूरी मिलती थी वो कितनी मिलती थी? न्यूनतम मिलती थी, मिनिमम, अधिकतम, मैक्सिमम, शून्य, या इनमें से कोई नहीं? तो पुराने समय में जो मजदूरी होती थी वो मजदूरी मिलती थी मिनिमम, यानी न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। ठीक है, आगे नियुक्तिकरण है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? देखो, स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो कर्मचारी लोग हैं या जो आदमी है, व्यक्ति हैं, उन्हें काम पे लगाना। व्यक्तियों को काम पे लगाना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। तो बोला गया है जो नियुक्तिकरण है वो किसका हिस्सा होता है? तो बोल रहा है नियुक्तिकरण हिस्सा होता है, संगठन का भाग है। नियुक्तिकरण संगठन का भाग है। ये सर बिल्कुल है। कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का काम है। हाँ सर। प्रबंध का कार्य है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ सर। तो ये तीनों आंसर सही हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी मैनेजमेंट स्टाफिंग जो है इन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। बोला है जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सिंपल सा बात है, प्रबंध के सिद्धांत जो होंगे वो कुशल प्रबंधकों के द्वारा बनाया जाएगा, कुशल और अनुभव प्रबंधकों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, अनुभवों के प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। जो एक्सपीरियंस वाले मैनेजर्स होते हैं वही मैनेजमेंट के काम को संभालते हैं। आगे बोला गया वैज्ञानिक प्रबंध का आरंभ कब हुआ था? तो अभी अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ चुका है कि वैज्ञानिक प्रबंध का पिता FW टेलर को कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध को FW टेलर ने कब बताया था? तो 1913 को वैज्ञानिक प्रबंध का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलो आगे 12 नंबर पे बोला गया है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ साथ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, होना अति आवश्यक है। यानी अगर आप ये अब पहले एक इस चीज़ का आप मतलब समझ लो कि डेलीगेशन जो है वो होता क्या है। यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है जी आपका मान लो आप, इसे भरार्पण कहा जाता है। मान लो आपके ऊपर वर्क का लोड पड़ गया है, आप पूरे मैनेजमेंट को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप संभालते हो, तो आपके ऊपर काम का बहुत सारा लोड है।
तो आपके जो राइट्स है, अगर वो राइट्स आप किसी दूसरे को दे देते हैं, मतलब जब अपने भार को किसी दूसरे को भी दे दोगे तो आपका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी को कहा जाता है डेलीगेशन यानी भरार्पण। तो कहा जाता है कि भरार्पण आप किस चीज का मतलब भरार्पण जो है वो उत्तरदायित्व के साथ साथ किस चीज के लिए देना चाहिए। तो अगर आप किसी भी पर्सन को अगर अधिकार दोगे यानी अथॉरिटी दोगे तो ही वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से संभाल सकेगा। ठीक है, तो प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए आपको उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या देना पड़ेगा जी, ऑप्शन ए अधिकार यानी अथॉरिटी भी उस पर्सन को देना होगा कि वो कुछ डिसीजन खुद से ले सके। आगे कहा गया है 13 नंबर पे प्रबंध का सार है। देखिए, समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। ये तो आई होप आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है उसे समन्वय का सार कहा जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन इज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, आगे 14 नंबर में पूछा गया है कि नियोजन होता है, बोला है प्लानिंग जो है वो किस लिए होता है। इस चीज को पहले आप अच्छा से थोड़ा सा समझ के रखना। ठीक है, नियोजन जो होता है वो भूतकाल पे आधारित होता है, नियोजन भूतकाल पे आधारित होता है, लेकिन नियोजन जो है वो किससे संबंधित होता है, भविष्य के लिए। यानी आप कभी भी जब प्लानिंग करोगे तो आप प्लानिंग फ्यूचर के लिए करोगे, भविष्य के लिए करोगे, ना कि जो बीत गया है या जो आज है। ना तो आप पास्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ना प्रेजेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हो, बल्कि आप फ्यूचर में जो काम करोगे उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पूछा गया है कि प्लानिंग जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तो प्लानिंग रिलेटेड होता है फ्यूचर से। तो इसका आंसर होगा बी। आगे पूछा गया है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। आई होप इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा ही। प्रबंध के स्तर 3 प्रबंध के प्रमुख स्तर होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक होता है ऊपर वाला जिसको टॉप लेवल बोलते हैं, बीच में होता है मिडिल लेवल और एक नीचे होता है लोअर लेवल। तो आखिरकार बात करें तो प्रबंध के टोटल कितने लेवल होते हैं, 3 होते हैं, और एक नीचे प्लेटफॉर्म लेवल भी होता है, लेकिन वो अप्रबंधकीय स्तर है। और हमको तो प्रबंध के स्तर पूछ रहा है, तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं जी, 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इसका आंसर होगा प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बोला गया एक अच्छी योजना किस तरह की होती है। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करोगे, सपोज कर लो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप हर चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। क्या वो ज़्यादा खर्चीला होना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि अगर कोई भी प्लानिंग ज़्यादा खर्चीला होगा तो आप उसको पसंद नहीं करोगे। तो नहीं सर, खर्चीला नहीं होना चाहिए। समय लेने वाली, अधिक टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए? नहीं सर, अगर कोई प्लानिंग ज़्यादा समय ले रहा है तो उस प्लानिंग को ना ही किया जाए तो बेहतर है। लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी सर परिवर्तन उसमें किया जाना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए मतलब फ्लेक्सिबल, ताकि आप प्लानिंग को ज़रूरत के हिसाब से बदल सको। हाँ सर, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कठोर यानी क्या वो बहुत ही ज़्यादा रिगिड होना चाहिए? नहीं सर। ठीक है, तो एक जो अच्छा नियोजन है वो किस तरीके से होना चाहिए जी, लोचपूर्ण, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ऑप्शन सी। आगे पूछा गया है केंद्रीयकरण का क्या तात्पर्य है, सेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब को अच्छा से समझ लो। देखो, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होंगे। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होंगे उन सारे कामों को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल का अधिकार है, जब वो अधिकार केवल एक व्यक्ति अपने पास रखता है, अधिकार जो होगा वो सिर्फ एक व्यक्ति रखेगा। प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, संगठन किस तरीके से करना है, अधिकार, एक संगठन का जितना भी अधिकार है वो अधिकार जब एक अकेला व्यक्ति अपने पास रखेगा, यानी जब अधिकार को अपने पास रखेगा वो, तो वो कहलाता है केंद्रीकरण। और जब वो उन्हीं अधिकारों को बाकी लोगों में बांट देगा, अपने पास अधिकार ना रख के वो अधिकार दूसरे व्यक्तियों में बांट देता है, तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो केंद्रीयकरण का मतलब होता है अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में है, जब वही अधिकार बढ़ जाएगा, काफी सारे व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा, मतलब अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास में होगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन कहाँ पे है जी, ऑप्शन ए में बोल रहा है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी जो निर्णय लेने का राइट्स है, डिसीजन है, वो सिर्फ अपने पास रखना। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है सर। आगे कहा गया है हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेनरी फ्योल है उनका जन्म कहाँ हुआ था।
ठीक है, इसका आंसर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। आगे, नियोजन में शामिल है। नियोजन जो है वो किस चीज़ के लिए होता है? भविष्य के लिए होता है। अब भविष्य में क्या, भविष्य में कौन सा कार्य कब करना है, भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हाँ सर, ये तीनों, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नियोजन में ये तीनों चीज़ शामिल होता है। आगे कहा गया है भरार्पण किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो भार है, काम का जो भार है, यानी आपका जो भी राइट्स है, वो राइट्स आप जब किसी और को दे देते हो तो वही क्या कहलाता है, डेलीगेशन। तो बोला गया है आप डेलीगेशन किस चीज़ का कर सकते हो, तो डेलीगेशन आप कर सकते हो ऑप्शन ए, अधिकारों का, अपने राइट्स को आप दूसरे को दे सकते हो। ठीक, आगे कहा गया है नियुक्तिकरण है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कर्मचारियों को कार्य पर लगाना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो बोला गया है कर्मचारी मतलब स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, क्या एक प्लानिंग होता है? नहीं सर। नियंत्रण होता है? नहीं सर। डायरेक्शन होता है? नहीं सर। तो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन्स इन वर्क, हाँ सर। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आगे पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है। देखो, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है कितना, वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण होता है और 25% सामान्य सूझबूझ। तो यहाँ विश्लेषण के बारे में पूछा, तो एक वैज्ञानिक प्रबंध में कितना परसेंट विश्लेषण होता है जी? 75% विश्लेषण होता है और सामान्य सूझबूझ 25%। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉट संगठन स्वतः निर्मित हो जाती है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप बन जाता है? देखो, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके पीछे का मोटिव ना लाभ कमाना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सत्ता का प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर होता है जो सारी चीजों के लिए डिसीजन देता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो अनौपचारिक संगठन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं बनता और अनौपचारिक संगठन ना अपने आप ही बन जाता है और इसमें किसी तरीके का कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है और इसमें सत्ता का जो प्रवाह है वो समतल होता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी ऑर्डर दे सकता है, इसमें ऊपर से नीचे सत्ता का प्रवाह नहीं होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप बन जाता है। तो सर अपने आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है? सर अनौपचारिक संगठन बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बोला गया है 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपन श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है, यानी कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो स्केरल चेन को नहीं अपनाता है, यानी जो डिसिप्लिन नहीं मानता है। तो मैंने अभी बताया था कि डिसिप्लिन कौन ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है जी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। ठीक, आगे कहा गया 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। आप किस चीज के लिए जो है मतलब इनमें से कौन सा चीज जो है वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है? तो देख लो, ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, 26 नंबर पे बोला है निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मतलब आप इनमें से कौन से काम के लिए जो आपका राइट्स है वो राइट्स आप किसी दूसरे आदमी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो, दे नहीं सकते हो। तो देखो कौन सा काम के लिए जी? सीक्रेट वर्क, यानी मान लो ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, गुप्त तरीके से आप उस काम को करते हैं, लोगों से छुपा के करते हैं, तो आप उस काम को दूसरे को बताना नहीं चाहोगे। अगर बताना नहीं चाहोगे तो क्या आप ऐसा काम को किसी और को करने के लिए बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो जो सीक्रेट वर्क होता है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलो 27 नंबर पे कहा गया है क्वेश्चन पे 27 नंबर पे कहा गया है नीति निर्धारण का कार्य करता है, यानी जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज ए वर्क ऑफ पॉलिसी। एक संगठन में पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रबंध में जो है वो कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक होता है उच्च स्तर, एक मध्य स्तर, एक निम्न स्तर। तो जो पॉलिसी होता है वो पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है जी? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी हाई लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा और ये जो पॉलिसी बनाएगा इसी पॉलिसी को बाकी सभी लेवल्स के लोग मानते हैं। ठीक,
आगे बोला गया है क्वेश्चन में, संगठन के जीवन में भर्ती कितना बार होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कितना बार होगा। देखो जी, सिंपल बात है, मान लो अगर एक रेलवे है, ठीक है, तो क्या उस रेलवे में लोगों का जो रिक्रूटमेंट है यानी जो भर्ती है वो कितने बार होगा। तो सर जब जब वैकेंसी खाली होगा तब तक लोगों का भर्ती होगा। अगर साल में 5 बार वैकेंसी खाली होता है तो 5 बार भर्ती होगा। साल में अगर 20 बार खाली होता है तो 20 बार भर्ती होगा। साल में अगर एको बार वैकेंसी खाली नहीं है तो भर्ती नहीं होगा। तो याद रखना कि संगठन में जो भर्ती होता है वो निरंतर होता है, चलते रहेगा सर। जब जब खाली होगा वैकेंसी तब तक लोगों का भर्ती होते रहेगा। ठीक, आगे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन का सीमा नहीं है। यानी कौन सा जो काम है उसमें जो नियोजन होता है वो नियोजन मतलब नियोजन चलते रहता है, उसका वो बाउंड्री नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रभावी नियंत्रण में सहायता, हेल्पफुल इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग। ये उसका सीमा नहीं है क्योंकि वो उसका फीचर्स है, एलिमेंट्स है। ठीक है सर, आगे 30 नंबर में कहा गया है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। एक संगठन में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, अगर आप उन कर्मचारियों को विकसित करना चाहते हो, उनका विकास करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए में बोल रहा है पदोन्नति, उनका प्रमोशन कर दो। तो क्या प्रमोशन से डेवलप नहीं होंगे वो? बिल्कुल होंगे सर। ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरे जगह जॉब के लिए भेज दो तो भी उन लोगों का डेवलपमेंट होगा, उनने नए नए चीज़ों को सीखेंगे, नए नए स्किल्स होगा। बिल्कुल सर। ट्रेनिंग, जॉब के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दे दो ताकि उन लोगों को और ज़्यादा स्किल मिल सके। बिल्कुल सर, तीनों यानी ऑल ऑफ दीज। सर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे 31 नंबर में बोला गया है प्रभावी भरार्पण के लिए क्या आवश्यक है, यानी इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोल रहा है संपर्क की सुविधा, यानी आप जिस पर्सन को अपने डेलीगेट बना रहे हो, अपने अधिकार दूसरे को दे रहे हो, उससे कम्युनिकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही है, होना चाहिए। संपर्क करेंगे तब तो एक दूसरे को जानेंगे। सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, जरूर करना चाहिए। अधिकारों को स्पष्टीकरण, आप जिस पर्सन को अपने अधिकार दे रहे हो उसको ये बता देना चाहिए कि आपका कौन कौन सा अधिकार है, आपका ये लिमिट्स है, ये राइट्स है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ सर, बिल्कुल। जब तीनों सही है तो दो डी में पूछ रहा है इनमें से सभी। यस सर, डी इज ए राइट आंसर। आगे पूछा गया है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, यानी मानव संसाधन में क्या क्या चीज़ आते हैं। मैं पहले बता दूं मानव संसाधन में क्या क्या आता है। मानव संसाधन प्रबंध में सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन आता है, फिर भर्ती आता है, फिर चयन आता है, फिर प्रशिक्षण आता है, फिर पदोन्नति आता है, फिर हस्तांतरण आता है, निष्पादन मूल्यांकन आता है। ये सारे चीज़ मिल के मेरा मानव संसाधन प्रबंध का हिस्सा है। तो बोला कि मानव संसाधन प्रबंध में क्या क्या आता है। भर्ती, बिल्कुल सर। चयन, बिल्कुल सर। प्रशिक्षण, बिल्कुल सर। ऑल ऑफ दिस, ये सर सब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और सब, इसीलिए आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। 33 में पूछा प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, इनमें से क्या है जो प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी प्रबंध का सिद्धांत क्या सभी जगहों पे लागू होता है। हाँ सर, बिल्कुल होता है। हेनरी फ्योल ने, जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया था, उनके सिद्धांतों को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी माना था। ठीक है, बस क्या बोला था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कि आपने प्रबंध के जो सिद्धांत बताए वो सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण भी होता है, वो व्यवहार में भी लाया जाता है, बस क्या नहीं है वो एब्सोल्यूट, यानी वो पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं है। सिंपल बात है सर, अगर प्रबंध के सिद्धांत कंप्लीट होते तो क्या वैज्ञानिक प्रबंध बनता, क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट बनता? नहीं सर। तो याद रखना इस चीज़ को कि ये जो हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है जी, संपूर्ण, यानी वो पूरा नहीं है। आगे बोला जा रहा है 34 नंबर में, 34 नंबर में बोला जा रहा है प्रशिक्षण की विधियां हैं। अगर आप किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग देना चाहते हो तो किस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हो। ऑप्शन ए में बोल रहा है कार्य बदली प्रशिक्षण, यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। यस सर, बिल्कुल दे सकते हैं। आगे बोला गया है कार्य पर प्रशिक्षण, वो जो काम कर रहा है उसी में उसको ट्रेनिंग दे दो। हाँ सर, बिल्कुल। प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हाँ सर, बिल्कुल। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। 35 नंबर में पूछा है कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना क्या होता है। सर, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना एकदम अनिवार्य है सर, नेसेसरी, क्योंकि जब उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आवश्यक है सर, आवश्यक है, उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे तभी तो वो लोग काम अच्छा से करेगा सर। तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण देना नेसेसरी है सर, जरूरी चाहिए।
बोला गया है किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉइज टू ए पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीज इज कॉल्ड। देखो जी, मैं आपको अच्छा से समझाता हूं। मान लो ये प्रबंध के 3 स्तर हैं, ठीक है। ये मिस्टर ए है जो पहले काम करता था प्रबंध का निम्न स्तर में, अब हम उसको निम्न स्तर से भेज दे, मान लो प्रबंध के उच्च स्तर पे भेज दे, तो इससे क्या बोलेंगे? ए का क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। ए का काम क्या हो गया? प्रमोशन, जिसको बोला जाता है पदोन्नति, ठीक है। अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजते तो ट्रांसफर होता, ठीक है, लेकिन अब इसका पोजीशन बदल दे रहे हैं। नीचे लेवल में जो काम करता था वो टॉप लेवल में चला गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, उसका पोजीशन बढ़ रहा है। तो जब आप मान लो लोअर लेवल में काम करते हो और जब अपर लेवल पे जाते हो तो बोलते हैं प्रमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रमोशन। तो यहाँ भी यही होगा, यही पूछ रहा है कि जब किसी व्यक्ति को उच्च स्तर में भेज देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर वो पदोन्नति कहलाता है सर, प्रमोशन कहलाता है। आगे 37 नंबर में पूछा जा रहा है नियुक्तिकरण डॉट का उत्तरदायित्व है। बोला जो नियुक्तिकरण है ये काम कौन करता है? देखो अच्छा से समझो। अगर मान लो ये प्रबंध का 3 स्तर है, ठीक है, और 3 स्तर में तीनों ही जगह लोगों की जरूरत है, तो नियुक्तिकरण करने का जिम्मा किसका होगा? तीनों का होगा। टॉप लेवल अपना देखेगा, मिडिल अपना देखेगा और लोअर अपना देखेगा। तो नियुक्तिकरण किसके द्वारा किया जाता है? सभी के द्वारा, ठीक है सर। आगे 38 में बोला है विकास का क्या उद्देश्य है? विकास जो है इसका मतलब आप कब बोलोगे कि लोग जो है वो डेवलप हो रहा है? तो देखो योग्यता में वृद्धि, अगर उसका जो कैपेसिटी बढ़ गया तो बोलेंगे डेवलप हो रहा है, बिल्कुल। बेटर परफॉर्मेंस, काम का तरीका ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू प्रमोशन, पदोन्नति के अवसर, बिल्कुल सर। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। 39 पे बोला कुंटज एवं ओडेनोल के अनुसार संगठन के कितने कदम हैं? अच्छा से समझना, जो संगठन होते हैं संगठन के 8 कदम होते हैं। संगठन के कितने स्टेप्स हैं? 8। ऑर्गेनाइजेशन के 8 स्टेप है। लेकिन कुंटज एंड ओडेनोल ने क्या कहा है? कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग जो संगठन है उसके कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप, ठीक है। तो कुंटज और ओडेनोल के अनुसार संगठन के कितने स्टेप हैं जी? 7। 40 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। अगर आंसर नहीं आएगा समझ में तो भी कमेंट कर देना। मैं ये क्वेश्चन और एक पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा हूं, 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पिनअप करके बता दूंगा। कहा गया है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है? अगर आप किसी चीज के प्लानिंग किए हैं तो सबसे लास्ट में आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट बिजनेस स्टडी का बुक निकालना, नियोजन के चैप्टर में जाना, उसके MCQ में जाना, या नियोजन का जैसे ही आप प्रोसेस वाला टॉपिक निकालोगे तो वैसे आपको 3, 7, 8 स्टेप आपको दिख जाएंगे। उसी में से आप देख लेना कि सबसे लास्ट में नियोजन के लिए कौन सा काम करना होता है और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। आई होप सारा क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछिएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि झारखंड एकेडमी काउंसिल के सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। बाय, टेक केयर।